नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैंने सोचा है कि कुछ लोगों की समस्या होती है, कुछ अभ्यर्थियों की कुछ समस्या होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेनली आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हो, चाहे आप आरओ देने जा रहे हैं, चाहे आप टीजीटी देने जा रहे हो, चाहे आप पीजीटी देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो कुछ समस्याएं सबके साथ होती हैं कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। मतलब सिलेबस में, जैसे सिलेबस में कमीशन तो दे देता है कि आपके सिलेबस में, जैसे साइंस है, साइंस का सिलेबस उसने दे दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी से सामान्य क्वेश्चन ही करे जाएंगे। तो समस्या नए लोगों के लिए उत्पन्न हो जाती है कि सामान्य क्वेश्चन करे जाएंगे तो कहाँ से क्वेश्चन किए जाते हैं, पैटर्न क्या रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। उसी प्रकार से हिस्ट्री में आपको दे देगा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब तीनों पार्ट से क्वेश्चन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ पर भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनते हैं। तो सिलेबस अगर आपको पता भी है तब भी आपके पास ये समस्या आ जाती है कि कहाँ से कितना पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या है? पहला, अगर आप कोई भी वनडे लेवल की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तब भी, चाहे आप एसएससी देने जा रहे हो, चाहे एसएससी जीडी देने जा रहे हो, चाहे पेट देने जा रहे हो, तो सबसे पहले हमारा कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? किसी भी तैयारी को लेकर के सबसे पहला कदम होना चाहिए कि अगर आपको देना है, मान लीजिए इसमें से कोई एग्जाम देना है, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, या इससे संबंधित कोई भी एग्जाम देना है, या मान लीजिए वनडे लेवल में आपको पेट देना है, या आपको एसएससी का कोई एग्जाम देना है, या कुछ लोग टेट, सी टेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो नए अभ्यर्थियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कैसे क्या पढ़ा जाए। हालांकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, बहुत कुछ आपको घर बैठे बैठाए मिल जाता है, लेकिन इस समस्या का सबसे बड़ा सलूशन जो है, सबसे बड़ा जो पहला सलूशन है वो ये है कि आप जो है पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए। पुराने प्रश्न पत्रों पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन सबसे पहले, जैसे आप पीसीएस देने जा रहे हो तो आप पीसीएस के पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए। देखने का मतलब क्या है? उसको पढ़िए। इससे क्या होगा? उसको समझने का प्रयास करिए कि कहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। इससे क्या होगा कि आपकी समझ विकसित होगी कि क्वेश्चन कहाँ से अधिकतर करे जाते हैं, ठीक है। तो ये समस्या आपकी समाधान हो जाएगी कि क्वेश्चन अक्सर किए कहाँ से जाते हैं, किस प्रकार, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अवलोकन करने के बाद क्या होता है? फिर हल करना। ठीक है। जब आप एक बार तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो पुराने प्रश्न पत्रों को हल करिए, अवलोकन करिए, फिर उसको हल करिए। इससे क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आपको पहला फायदा ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न पत्र कैसे बनते हैं, ठीक है, किस लेवल में कहाँ से प्रश्न पत्र बनते हैं, कैसे प्रश्न पत्र बनते हैं, किधर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा फायदा होगा कि डाउट्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे।
ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि जो शंकाएं होती हैं किसी भी प्रश्न को लेकर के, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तीसरा फायदा आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है कि एग्जाम का, चाहे आप जितने भी, आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हो या वनडे लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे एक प्रवृत्ति देखी जाती है, क्या? प्रश्नों का दोहराया जाना, प्रश्नों का दोहराव। आप, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे लेवल के, सबकी बात कर रहा हूं। प्रश्नों का दोहराव, प्रश्न जो है दोहराए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो प्रश्न जो दोहराए जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो अगली परीक्षा में अगर वो प्रश्न पत्र दोहराए जाते हैं, उन प्रश्नों को अगर दोहराया जाता है तो होगा क्या कि आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ, आप कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लो, जितना मैंने लिखा है वनडे लेवल का, जितना भी एग्जाम है जो मैंने नहीं भी लिखा है, उसमें अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आ रहे हैं, 100 प्रश्नों का अगर आपका एग्जाम है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कम से कम 25 से 35 प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे। 25 से 35 प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब इससे क्या होगा, जब आप पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे और उसको हल करेंगे, तो आपको कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो कम से कम 25 से 35 प्रश्न जो रिपीटेड मिलते हैं वहां पे आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको फायदा मिलेगा इसका। ठीक, तो ये वाला जो है बहुत आईएमपी फैक्ट है। और अधिकतर लोग होते हैं, नए अभ्यर्थी जो होते हैं, उनके सामने समस्या हो जाती है कि वो पुराने प्रश्न पत्रों को नहीं देखते हैं, इसलिए उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है जल्दी। और जब 1-2 बार 3 बार 4 बार उनको असफलता हाथ लगती है, तब उनको समझने में देर हो चुकी होती है, या तब जाकर के समझ में आता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो कुछ प्रॉब्लम यही होती है, कुछ लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि पुराने प्रश्न पत्रों को हल नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप यूपीपीएससी देने जा रहे हो, यूपीपीसीएस आप देने जा रहे हैं, तो आप जो है बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, और राजस्थान पीसीएस, कम से कम, और मैं झारखंड पीसीएस की भी बात कर रहा हूँ, झारखंड पीसीएस। और अगर आपसे हो सके तो और भी, और एक बहुत ही आईएमपी है एमपी पीसीएस। इतने आयोग जो है आपके, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और एमपी, मध्य प्रदेश पीसीएस, आरओ टीचटी पीचटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 से 15 सालों के अंदर, उसके प्रश्न पत्रों को आपको हल करना ही करना होगा। अगर आप नहीं हल करेंगे तो मेरा जहां तक मानना है कि आप जो है 2-4 प्रश्नों से, 5 प्रश्नों से या 10 प्रश्नों से पीछे हो जाएंगे और आपका प्रीलिम्स क्लियर होने में दिक्कत होगी। क्योंकि कोई भी कमीशन हो, वहां पे 25 से 35 क्वेश्चन रिपीटेड आने ही आने हैं, आते ही रहते हैं। ठीक है, चाहे आप वनडे देने जा रहे हो, तब भी अगर इस लेवल के प्रश्न पत्र को आप हल करते हैं, तो वही कहते हैं ना कि अगर आप महल बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो एक छोटा सा मकान जरूर बन जाएगा। तो ये वाली समस्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सबसे मेन जो होता है, सबसे मेन मुद्दा यही है कि पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करिए, उनको हल करिए, इससे आपका डाउट्स क्लियर होगा। और जब प्रश्न रिपीटेड आते हैं, कम से कम कोई भी एग्जाम देने जाइए 25 से 35 प्रश्न रिपीटेड आते हैं, तो रिपीटेड जब प्रश्न आएंगे तो उसका फायदा आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला सबसे बड़ा फैक्ट होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर आप पीसीएस देने जा रहे हो तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप पेट के प्रश्न पत्र को मत देखिए, या आप पेट देने जा रहे हो तो पीसीएस के प्रश्न पत्र को मत देखिए, आरओ देने जा रहे हैं तभी पीसीएस के प्रश्न पत्र को देखिए, टीजीटी देने जा रहे हैं, पीएचडी देने जा रहे हैं, तब भी इसके प्रश्न पत्रों को देखिए। मतलब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इन प्रश्न पत्रों को ज्यादा हल करने की कोशिश करिए, उसका सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो ये वाला मतलब आपकी सबसे मेन प्राथमिकता यही होनी चाहिए। जब भी कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस जानने के बाद, सिलेबस तो आपको आयोग देगा ही कि हम भाई यहीं से क्वेश्चन करेंगे, तो सिलेबस देखने के बाद आपको सबसे पहले यही काम करना है। ठीक है, अगर तीसरी बात करें
सही दिशा, सही दिशा, रणनीति, मार्गदर्शन। जरूरी। इसके बाद आप जो है जब तैयारी करने जाते हो, आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हो, घर बैठे तैयारी कर सकते हो, कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब कोचिंग ज्वाइन अगर आप कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको सही दिशा, रणनीति और मार्गदर्शन, ठीक है। सही दिशा में आपको जाना है, डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपकी रणनीति सही होनी चाहिए, और मार्गदर्शन जो आपको मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेटली मिल रहा हो, चाहे किसी कोचिंग संस्थान से मिल रहा हो, वो मतलब एकदम उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब उसका जो डायरेक्शन है वह एक उसी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी जो दिशा है, ठीक है ना, एकदम उचित होनी चाहिए, रणनीति उचित होनी चाहिए, और मार्गदर्शन चाहे वो कोचिंग संस्थान से चाहे कहीं से भी हो, मार्गदर्शन भी मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके सिलेक्शन में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो कोई भी कोचिंग संस्थान या कुछ भी आप जब चुनाव कर रहे हो तो थोड़ा देख करके समझ करके आप इस पे कदम उठाइए कि हमको कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अगर आपने 1 2 3 चीजें कर लिया, चौथा टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, टाइम टेबल। पढ़ाई के दौरान एक चीज मैंने देखा है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उस पर नहीं चल पाते हैं। हाँ, और ये 90% लोगों के साथ होता है, 90 क्या 95%, 98% लोगों के साथ होता है। टाइम टेबल बना लेंगे लेकिन टाइम टेबल पर चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, नहीं चल पाते हैं। कभी होता है कि 10 घंटे लगातार, आज 10 घंटे लगातार पढ़ लिए, 2 दिन गैपिंग कर दिए, या कल 4 घंटे पढ़े, पता चला 2-4 दिन फिर गैपिंग हो गई, ठीक है। इस प्रकार से चलते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा। टाइम टेबल आप मत बनाइए, कोई भी टाइम टेबल, मैं टाइम टेबल पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। टाइम टेबल मत बनाइए, जब भी आपका मन हो, ठीक है। एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें रोज 4 से 6 घंटे पढ़ना है। हमको रोज 4 से 6 घंटे पढ़ना है। मैं सबसे बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आप आईएएस देने जा रहे हो, चाहे आईआईटी देने जा रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कितने भी बड़े कैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कितने भी बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, 4 से 6 घंटे की पढ़ाई आपकी डेली अगर हो रही है तो सही है, ठीक है ना। 4 से 6 घंटे मैं मानता हूँ कि बहुत ही बेस्ट है। 4 से 6 घंटे लगातार आप पढ़िए, लेकिन रोजाना, रोज मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो अलग बात है, लेकिन आपको डेली 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ पाए, तीसरे दिन 9 भी नहीं पढ़ पाए, तो एवरेज कम निकल करके आता है। और इस टाइम टेबल पर कोई विश्वास नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 2 बजे रात को आपको नींद खुल गई, तो आपने टाइम टेबल बनाया है 4 बजे का, तो 4 बजे का इंतजार करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, सिर्फ हमको ये टाइम टेबल बनाना है, हमको 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, बस यही टाइम टेबल हमारा होना चाहिए कि 4 से 6 घंटे पढ़ना है। चाहे वो हम रात को 2 बजे उठ करके पढ़ें, जब हमारा मन लगता है तब पढ़ें, या दिन दोपहर को 12 बजे पढ़ें, ठीक है ना। कोई टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, सिर्फ यही टाइम टेबल कि हमको इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है ना। 1 साल की तैयारी पीसीएस के लिए पर्याप्त होती है। 1 साल तक अगर आपने लगातार 4 से 6 घंटे पढ़ाई की तो आपका सिलेबस 100% क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमको 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ना है। वो अलग बात है कि आप जब तैयारी करने जाते हो, मेंस देने जा रहे हो आप, तो अंतिम के 1-2 महीने थोड़ा सा इसमें पढ़ा लेते हैं लोग अपने हिसाब से। मान लीजिए 6 घंटे का 8 घंटे या 10 घंटे लोग महीने 1.5 महीने तक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लगातार अगर कोई चाहता है कि मैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ता हूँ तो उस पर आप यकीन मत मानिए, विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि दिमाग है, दिमाग हैंग करने लगता है। 4 से 6 घंटे अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं और आप जो है अगर उसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कि आप बोधगम में, मतलब पूरी तरह से बोधगम में विधि द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका सर जो है 6 घंटे बाद या 8 घंटे मैक्सिमम जाते जाते आपका दिमाग जवाब देने लग जाता है। तो जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी है, 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, लेकिन डेली कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे मेन जो होता है वो होता है
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में निभाता है और होता है कंटिन्यूअस, या जिसको कहते हैं हम रेगुलर नियमित अध्ययन। मैंने बोला ना, ये जो लोग लगातार रेगुलर अध्ययन करेंगे उनका सिलेक्शन होना ही होना है। 4 से 6 घंटे जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर रेगुलरिटी में अगर बाधा उत्पन्न होती है, वही मैंने बोला ना, कभी आप 10 घंटे पढ़ते हो, पता चला 4 दिन गैपिंग कर देते हो, तो सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आपके अध्ययन में रेगुलरिटी होनी चाहिए। कब तक आपकी रेगुलरिटी चलेगी, कब तक चलेगी जानते हैं? कब तक? सिलेक्शन मिलने तक। सिलेक्शन या चयन होने तक। जब तक कि आपका चयन नहीं हो जाता तब तक आपको 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है। यकीन मानिए, 6 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे कितनों भी बड़ा या कितनों भी छोटा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, यही पढ़ाई होता है। ठीक, पढ़ाई जब नज़दीक हो, मतलब एग्ज़ाम जब नज़दीक हो, महीने 2 महीने अगर एग्ज़ाम हो गया है, तो इसमें मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार लोगों का बढ़ जाता है, बढ़ा लेते हैं। 4 से 6 घंटे को आप 8 से 10 घंटे कर सकते हो, लेकिन महीने 1.5 महीने के लिए ही, 2 महीने के लिए ही चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ये चीज़ें बहुत ही IMP हैं। मैंने सोचा था इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ये जो समस्या उत्पन्न होती है, तो पुराने प्रश्न पत्रों का खूब अवलोकन करना है, उनको हल करना है। इससे फायदा क्या मिलेगा? डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना? क्यों? और दूसरा फायदा क्या मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हर प्रश्न पत्र में, 25 से 35 प्रश्न लगभग, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा एग्जाम हो, तो अगर आते हैं ऐसे प्रश्न आएंगे तो 25 से 35 प्रश्नों का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया है कि BPSC, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, झारखंड PCS, MP PCS, ठीक है, सारे प्रश्न पत्रों को आपको हल करना है। PCS का मतलब क्या हुआ? RO का भी प्रश्न पत्र, अगर आप PCS देने जा रहे हैं तो RO का भी पेपर देखिए, TGT का भी देखिए, PGT का भी देखिए, ठीक है ना? पेट SSC सबका देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पेट SSC देने जा रहे हो तो इनका प्रश्न पत्र देखिए, ठीक है। अगर आप झारखंड PCS देने जा रहे हो तो उत्तराखंड PCS, उत्तर प्रदेश PCS, राजस्थान PCS वगैरह PCS, MP PCS, सबके प्रश्न पत्रों को, RO, TGT, PGT सबको देखना है। अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हैं, मैंने 25 से 35 शायद हो सकता है, 25 से 35 तो रिपीटेड किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी कई एग्जामों में मैंने देखा है कि अगर 100 प्रश्न पत्र है तो वहाँ आपको 50 से 70 प्रश्न तक रिपीटेड मिले हैं। ऐसा भी कई जगहों पे हुआ है कि प्रश्न पत्र इतने रिपीटेड आए हैं। तो हमको अगर चयन लेना है तो पुराने प्रश्न पत्र जितने भी मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी आयोग के हों, आपके सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा के हों, आपको हल करना पड़ेगा और हल करना ही करना है। इससे क्या फायदा होगा मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद दिशा सही होनी चाहिए, हमारी रणनीति सही होनी चाहिए और हमारा मार्गदर्शन भी एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे प्राइवेट आप अध्ययन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्यों? उसका रीज़न मैंने बता दिया है। रोजाना आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, ठीक है। और पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए, नियमित अध्ययन, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये जो 4 से 6 घंटे है, ये नियमित आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन में दिक्कत ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। तो नियमित अध्ययन होना चाहिए। ये कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने के फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इसमें आप जिनका चयन हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने इसको ज़रूर फॉलो किया होगा, और जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो इस पर मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो कि हमको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सिलेबस का अवलोकन कर लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, सिलेबस का जानना बहुत ही जरूरी है। सिलेबस देखिए, और सबसे मेन आपका जो मुद्दा होना चाहिए ये होना चाहिए, पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना। और ये जो मैंने 3-4 फैक्ट बताए हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इस पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप देखोगे एक दिन, अगर आपने पुराने प्रश्न पत्रों को ही सिर्फ हल किया है तो आप
जाओगे, कोई भी बुक अगर आप नहीं पढ़े हैं तभी आप जाओगे, आप जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, आप देखेंगे कि आप 50% तक क्वेश्चन बिना किसी बुक के ही आप करके आओगे। ठीक है। तो बुक के साथ साथ हमको क्या करना है, ये वाला फैक्ट, ये वाली चीज़ हमको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सब करना ही करना पड़ेगा। और सिलेक्शन के मार्ग में बाधा यही सारी चीज़ें बनती हैं, तो इनको हमको बाधा नहीं बनने देना है। ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कोई ये समस्या जो होती है या चयन रुकता क्यों है, तो यही सब प्रॉब्लम होने के कारण चयन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, चलिए फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिलहाल अभी लाइव क्लासेज नहीं चल पा रही है, आप वैसे भी कमेंट्स कर सकते हैं। कोई समस्या अगर इससे संबंधित हो रही है, पढ़ाई से संबंधित, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। एक चीज़ और आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि तैयारी करने से पहले, एक चीज़ और है, तैयारी करने से पहले देखिए ये सब जितनी भी तैयारियां हैं मैंने यहाँ पे लिखाई हैं, एवरेज स्टूडेंट का मतलब औसत दिमाग वाला अभ्यर्थी कोई भी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि 33% वाला 3rd डिवीजन वाला भी IAS बन गया और 80% वाला IAS नहीं बन पाया। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती है उसमें, तो इसमें आप लोगों की पर्सनल चीज़ें भी IMP होंगी कि जैसे आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको तेज दिमाग, मतलब आपको क्रीम नहीं होना है। कहने का मतलब क्या है, औसत, अगर आपके पास औसत दिमाग है तो आप किसी भी एग्जाम को, ये जो एग्जाम मैंने बताया है, क्लियर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरेज दिमाग अगर आपके पास है, आप 40-50% परसेंटेज कोई मायने रखता, पूरा पहले आपने क्या पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आप कैसे पढ़ रहे हो ये फर्क डालता है इन सभी एग्जामों में। ठीक है, और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। गलत दिशा का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी मैथ शुरू से ही वीक रही है और मान लीजिए अंग्रेजी आपकी शुरू से वीक रही है, और आप देखते हो कि चूंकि ये कहावत है कि पके हुए घड़े पर आप मिट्टी नहीं चढ़ा सकते हो, तो वही बात है कि अपनी प्राथमिकता को आपको खुद तय करना है कि अब जैसे मान लीजिए SSC GD का SSC हो गया, SSC में मैथ, रीजनिंग का, अंग्रेजी का रोल जो होता है, तो अगर मान लीजिए अगर आप देखते हो कि मैं जो है मैथ में नहीं अच्छा कर पाऊंगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लूँ, या रीजनिंग में या अंग्रेजी में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आप इस चीज़ पर मत जाइएगा। ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लो वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अपनी रुचि, अपने दिमाग, ठीक है, इसको देखते हुए आपको तैयारी की दिशा तय करनी खुद आपको है कि आपको किस एरिया में जाना है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ही IMP है। ठीक, रुचि और आपकी रुचि, देखिए कोई भी आप कंपटीशन तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपकी उसमें रुचि नहीं होगी। जब तक आपकी उसमें रुचि नहीं होगी, एक फैक्ट बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। अगर आप किसी चीज़ में रुचि नहीं, ज़बरदस्ती अध्ययन कर रहे हैं, तो क्लियर सी बात है आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें तय करने से पहले आपको अपनी रुचि और अपने दिमाग का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं। अगर मान लीजिए कर पाऊँगा तो ठीक है, अगर नहीं कर पाऊँगा, आपने देख लिया कि अगर नहीं कर पाऊँगा तो बहुत से एरिया हैं कंपटीशन में, बहुत से एरिया, आप कोई भी एरिया अपने हिसाब से पकड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर मेरा विश्वास है कि अगर इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो आपको जीतने से या एग्ज़ाम चयन से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, बाकी इस पर वीडियो मेरा बीच बीच में पढ़ाते हुए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग प्राइवेटली भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।